वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग के ट्रू फॉल्स। बेटा ट्रू फॉल्स कैरी वेटेज ऑफ 12 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी के अंदर होता है एंड आई हैव शेयर्ड अ फाइल विद यू। ये 60 पेजेस की जो फाइल है इसके अंदर आपके स्टडी मैट के सारे ट्रू फॉल्स हैं, आपके पास पेपर के सारे ट्रू फॉल्स हैं एंड आपके जो हैं मॉडल टेस्ट पेपर के जो हैं वो सारे के सारे ट्रू फॉल्स जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, स्क्रीन पे सारे बच्चे ध्यान देके चलेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले आपके स्टडी मैट के ट्रू फॉल्स के साथ। कोशिश कीजिएगा आप लोग आंसर देके चलें रेदर देन कि मुझे हर एक आंसर देना हो। बेटा सबसे पहला कहता है देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। तो बेटा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है कह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। बोलो बेटा ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा आंसर इज दिस फॉल्स इज है। फॉल्स। बाय, फॉल्स। क्योंकि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। बुक कीपिंग बेसिकली क्या है, उसके अंदर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज कवर्ड होता है बुक कीपिंग के अंदर। ठीक है, जबकि जो अकाउंटिंग होता है वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। जो आप कह सकते हैं अकाउंटिंग में बुक कीपिंग से कहीं ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अकाउंटिंग के अंदर आप इंटरप्रेट भी करके चलते हैं, एनालिसिस भी करके चलते हैं। सो अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म देन द बुक कीपिंग। So bookkeeping and accounting are different from each other. Accounting is a broader subject and it calls for the greater understanding of the records from the bookkeeping. कि ज्यादा आपको क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए फॉर अकाउंटिंग एंड एन एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। और आपको एबिलिटी चाहिए किस चीज के लिए, कि आप एनालाइज कर पाओ और इंटरप्रेट कर पाओ इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक कीपिंग रिकॉर्ड से है। और बुक कीपिंग जो होता है वो क्या होता है, वो रिकॉर्डिंग फेज होता है। वाइल अकाउंटिंग जो होता है वो कंसर्न होता है किसके साथ, कि समराइज करना है। समराइजिंग होती है अकाउंटिंग फेज के अंदर। तो बेटा ये वन जो है ये गलती से आ गया, ये एक ही है ये। ठीक है, ये एक ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेटा यहां पर ना आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। ठीक है, आपका बेटा यहाँ पर एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। आप लोग अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेटा यूनिट नंबर 1 में देयर इज अ क्वेश्चन सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 5 सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। चौथा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड पांचवा जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। तो उसने क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कवर करके चलता है प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो नहीं कवर करता प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन टू यूजर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना वो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है, कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने के लिए। तो यहां पर आंसर को देने के मैं कहूंगा दो तरीके हैं। इसका आंसर तो फॉल्स है, ये तो 100% हो गया। बट आंसर देने के दो तरीके, और मैं दोनों को करेक्ट मानूंगा। पहला तरीका, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख। दूसरा तरीका, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है वो लिख कर आ। बेटर आंसर क्या है, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखिए। क्यों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखोगे, कुछ आपने गलत लिख दिया तो पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैसे बताता हूं, इट इज कंसर्न्ड विद द इंटरनल रिपोर्टिंग। ठीक है, मैनेजर्स को जो इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए चाहिए होता है ताकि वो अपनी ड्यूटी जो है वो डिस्चार्ज कर सके, डिसीजन ले सके। उनको जो इंटरनल पर्पस के लिए रिपोर्टिंग चाहिए होती है डील करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, वो चीजें आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस। गलत सर, इट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। नेक्स्ट, customer of the business should not be considered as users of account prepared by the business. They are not interested to know the performance of the business. बेटा क्या कहते हो, क्या कस्टमर जो होते हैं क्या वो इंटरेस्टेड नहीं होते परफॉर्मेंस जानने के लिए? होते बेटा हैं। इवन कस्टमर्स आर कंसर्न। हाँ। अगर मान लीजिए सर्विस कोई इंटरेस्ट कस्टमर है होता जो है। आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज कस्टमर भी तो गुड्स की सप्लाई के लिए मोर और लेस डिपेंडेंट है ना आपके ऊपर। तो आपके बिजनेस की कैसी परफॉर्मेंस है और स्टेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वो उसके लिए इंटरेस्टेड है। बिकॉज इफ यू आर इन ट्रबल योर कस्टमर माइट बी इन ट्रबल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि दैट यू आर द सोल सप्लायर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपका एक कस्टमर है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल है। तो अगर आप सफर करें तो वो भी सफर करेगा। तो कस्टमर इज टोटली इंटरेस्टेड, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। कस्टमर्स आर कंसर्न विद द स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, बिकॉज देयर फंक्शनिंग इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट, summarizing is the basic function of accounting all the business transactions of a financial character evidenced by some documents such as sale bill, passbook, salary slip are recorded in the books of account.
कहना समराइजिंग जो है वो एक बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का, और जितने भी बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के, ठीक है, वो एविडेंट होते हैं सम डॉक्यूमेंट से। बोलो क्या कहते हो, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। दिस फॉल्स है। इज फॉल्स। ठीक फॉल्स है, है मुझे। बेसिकली रिकॉर्डिंग जो होता है वो बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का। समराइजिंग जो है वो तो कंसर्न्ड है किससे रिलेटेड, समराइजिंग कंसर्न्ड होता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। जो डाटा क्लासिफाइड है उसकी प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन से कंसर्न होता है कि वो यूजर्स के काम आए। इट इज द रिकॉर्डिंग दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो रिकॉर्डिंग बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का। समराइजिंग तो कंसर्न है प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के साथ, जो क्लासिफाइड डाटा है इस मैनर में उसको प्रेजेंट करना, प्रिपेयर करना, कि दैट इज यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल यूजर्स। Objectives of the bookkeeping are complete recording of transaction and statement of the true financial effect of the financial effect of the business. Correct. बुककीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग करी जाए, ठीक है। और बैलेंस शीट जो होता है वो एक स्टेटमेंट होती है जो क्या देके चलती है, अरे उल्टा पड़ गया मैं, सॉरी, एक मिस करके। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। करेक्ट सर। बैलेंस शीट जो होता है वो बिजनेस की पोजीशन दिखाता है ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रिपरेशन। बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट की होती है बच्चों। बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है, एक पर्टिकुलर डेट की होती है, ना कि फ्यूचर डेट की। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन दिखा के चलता है ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। दिस इज अगेन ट्रू, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रू है आपका, ये भी ट्रू है। जो आपका बुक कीपिंग होता है उसका कंसर्न होता है कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो भी इफेक्ट है ट्रांजेक्शन का वो आना चाहिए। तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब बेटा अगला जो आपका यूनिट है वो है यूनिट नंबर 2, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम थ्योरी परस्पेक्टिव। तो आप लोगों ने बेटा डेली बेस के ऊपर अब से क्या करना है, कम से कम 3 कंसेप्ट पढ़ने ही पढ़ने। कोई भी 3 कंसेप्ट उठाओ, स्टार्टिंग से शुरू कर दीजिए। 3 3 कंसेप्ट करके आपने ना सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, चाहे वो एक्रूवल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, कंजर्वेटिज्म है, गोइंग कंसर्न है, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट आपको दे रखे हैं इस चैप्टर में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, आपने एक बार सारे पढ़ने हैं। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रू फॉल्स, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको कई बार वो कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, और 2 कंसेप्ट के ऊपर शॉर्ट नोट बोल देता है। तो अगर हमें पता होगा हम तभी आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। द कंसेप्ट हेल्प्स इन कीपिंग द बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द ओनर, इज नोन एज द मैचिंग कंसेप्ट। कह रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट जो है वो हेल्प करता है बिजनेस को कि बिजनेस के अफेयर्स जो हैं वो फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल अफेयर है। मुझे तो क्या ये मैचिंग कंसेप्ट करता है या कोई और कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा इसके अंदर? मैचिंग बिजनेस कंसेप्ट करेगा कि जितने भी एक्सपेंस हैं, ठीक है, फॉर द पीरियड, वो मैच होने चाहिए विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, राइट। इट इज द एंटिटी कंसेप्ट ना जो शायद अलग करके रखता है दोनों को, कि बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग है। तो यहां पर मैचिंग कंसेप्ट के एंगल से अगर मैं आंसर दूं, मैं कहूंगा मैचिंग कंसेप्ट के अंदर यू मैच द एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड, कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, जो भी खर्चा हुआ है वो उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, entity concept means the enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner। हाँ जी, क्या कहते हो? ट्रू होगा सर। ट्रू। ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। वाई दिस इज ट्रू? बेटा देखो, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, राइट। एंटिटी कंसेप्ट यही कहता है। तो जो पैसा ओनर ने लगाया हुआ है दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, और ओनर का क्लेम है जो भी बिजनेस से प्रॉफिट हुए हैं उसके ऊपर भी। तो इट इज द एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है, कि एंटरप्राइज जो है वो लाइबल है ओनर को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी, प्लस उसके ऊपर जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसके लिए। Accrual means recognition as money is received or paid or not of the revenue and cost as they are earned or incurred। हाँ जी, क्या कहते हो? फॉल्स। फॉल्स। क्या कहता है ये? फॉल्स। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन दे आर अर्नड एंड इनकर्ड इररिस्पेक्टिव वेदर द अमाउंट इज पेड और नॉट, ठीक है। अगर आपका उस एक पर्टिकुलर पीरियड का खर्चा है, चाहे या इनकम है, रेवेन्यू है, आपने चाहे उसको आपको कैश मिला है या नहीं मिला, यू शुड रिकॉर्ड इट।
आपने कैश पेमेंट करा है या नहीं करा, यू शुड रिकॉर्ड इट। ठीक है। नेक्स्ट, द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट स्टेट्स दैट नो चेंज शुड बी काउंटेड अनलेस इट हैज मटेरियलाइज्ड। क्या कहते हो बेटा? false, false, बेटा दिस इज फॉल्स। अब इसके पीछे का जो कंसेप्ट है मैं बता देता हूँ। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो है रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो जब तक आपने वही चीजें थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो इसका आंसर आप दे ही नहीं पाओगे। इसका आंसर काफी बच्चे गलत दे के चल सकते हैं। होगा क्या, आप शायद ये समझ जाओगे यस की कंजर्वेटिज्म का तो नहीं है। बच्चा यहाँ पर ये समझ आता है यस दिस इज फॉल्स। ठीक है, लेकिन वो रीजन गलत देता है। तो ये जो रीजन है इसके पीछे वो क्या है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है। इट इज द रियलाइजेशन कंसेप्ट जो स्टेट करता है कि आपको कोई भी चेंज काउंट नहीं करना चाहिए जब तक वो क्या नहीं हो जाता, मटीरियलाइज नहीं हो जाता। ठीक है। तो जब हम इस चैप्टर की थ्योरी के मैं ऑडियोस भेजूंगा अलग से, वहां पर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, दिस शुड बी कंसेप्ट। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंटी इंप्लाइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी एज नॉट टू अलाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द इंप्रूव मेथड ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, क्या कहते हो? false, दिस इज फॉल्स। द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इंप्लॉइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वो एज नॉट टू लॉ, ये जो है ये फॉल्स है। बेटा देखो, कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, जो आपने एक साल फॉलो करी हैं, यू शुड फॉलो दैट पॉलिसी फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये बोलता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ठीक है, बट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि आप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। देयर आर थ्री सर्कमस्टांसेस जहां पर आप पॉलिसी चेंज करके चल सकते हो। ये अकाउंटिंग पॉलिसी वाले चैप्टर में भी आता है। एक, जब वो रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट है कि आपको क्या करना है, किसी लॉ के साथ कंप्लाई करके चलना है, या फिर आपको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करके चलना है, उसके चलते आप चेंज कर रहे हो। या फिर तीसरा होता है जब आपको लगता है कि अगर मेथड चेंज करने की वजह से इट विल प्रेजेंट अ मोर बेटर व्यू, एक ज्यादा ट्रू और फेयर व्यू मिलेगा। ठीक है, तो आपको वहां पर चेंज कर सकते हो आप। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है दैट आप बिल्कुल ही नॉन फ्लेक्सिबल हो जाओ, कि ये कभी मेथड चेंज करेंगे नहीं, कि आप नया मेथड, इंप्रूव मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है आप अल्लाह नहीं ना। Materiality depends upon only upon the amount of the item and not upon the size of the business, nature and level of information, level of the person making the decision. Better true या false? क्या false, मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है? नहीं सर। ma- मटेरियलिटी जो होता है बेटा वो सिर्फ अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मटेरियलिटी डिपेंड इवन ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करके चलती है। ठीक है, क्योंकि जो भी कहते हैं, जो भी आइटम, मटेरियल आइटम कौन सी होती है? मटेरियल आइटम वो होती है कि जिसके ओमिशन के चलते या मिस स्टेटमेंट के चलते जो यूजर है उसका डिसीजन इंपैक्ट हो सकता है। एंड इट्स नॉट ओनली डिपेंड ऑलवेज ऑन द अमाउंट, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, नेचर, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, बिजनेस की नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। Accrual basis of accounting is the method of recording transaction by which the revenues and cost and assets and liabilities are reflected in the accounts in the period in which the actual receipt and payments are made. Actual receipt और payment are made, क्या ये है? ये कौन से मेथड के अंदर होगा? एक्रूवल में तो नहीं होगा सर। ये होगा सही, लेकिन कौन से में? कैश बेसिस cash ऑफ basis, अकाउंटिंग। एंड समटाइम्स इन एग्जामिनेशन आपको वो क्वेश्चन डाल देता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेता है 2 नंबर में। तो वहां पर आप बेसिक 2-4 लाइनें कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस पे आप लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके यूनिट 2 के। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के ऊपर। कह रहे हैं द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया इन सेपरेटिंग द एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। व्हाई आई ऑलवेज से false, कि आपको false, थ्योरी के ऊपर false, थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाहिए। कैपिटल एंड रेवेन्यू जो है उसके अंदर एक ही सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन बनता है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं पूछ सकता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस। है ना, तो उसके अंदर पहला ही पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा नेचर ऑफ बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया है एक एक्सपेंडिचर को कैपिटल और रेवेन्यू में बांटने के लिए। एग्जांपल यहाँ पे फर्नीचर वाला आ जाता है, कि अगर मान लीजिए आपकी फर्नीचर की शॉप है, आप फर्नीचर खरीद रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर capital आप फर्नीचर expenditure, खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, तो वो आपके लिए रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट क्रिटेरिया है। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द मेजर रिपेयर ऑफ द एसेट टू एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज रेवेन्यू इन नेचर। आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर करा है मेजर रिपेयर के लिए, उससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है, फॉल्स। अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैपिटल। बढ़ रही है तो बेटा देन इट इज अ कैपिटल इन नेचर। ठीक है, अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो आपका क्या होता है, कैपिटल इन नेचर होता है, तो दिस इज अगेन फॉल्स। Next, amount spent as lawyers' fees to defend a suit against the suit claiming the firm factory site belong to the plaintiff. Land is a capital nature. बेटा ये हमने क्वेश्चन जो है हमारे पास आया भी है दिस अर्लियर ऑल्सो, तो ये फॉल्स है। अब कैपिटल और रेवेन्यू को बताओ कैसे पूछ सकता है इस चैप्टर को, या तो आपको सेपरेट क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, या तो आपको एक सेपरेट क्वेश्चन दे देगा कि आपको आइडेंटिफाई करके चलने हैं कि भी कैपिटल है या रेवेन्यू नेचर है, और साथ में कई बार रीजन पूछ लेगा, कई बार नहीं पूछेगा, या फिर आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे देता है। अब ये जो होता है ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, क्योंकि आप एक चीज समझो, इस खर्चे के चलते आपका कोई बेनिफिट के अंदर इंक्रीज नहीं हो रहा, कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि फ्यूचर जनरेशन कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो बेसिकली आपने एक खर्चा करा है एक रिटेन करने के लिए, या ये एसेट आपको बिलोंग करता है, उस चीज को रिटेन करने के लिए जो है आपने एक खर्चा करा, तो ये एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। इससे कोई एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है कुछ ऐसा इंक्रीज नहीं हो रहा, कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला इस चीज से। अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वोन आउट पार्ट ऑफ मशीन। बेटा अगर आपने वोन आउट पार्ट जो है मशीन का वो रिप्लेस करा, मुझे बताओ एक मशीन है उसका कोई पार्ट आपने रिप्लेस कर दिया, खराब हो गया था, एक पार्ट आपने चेंज कर दिया, क्या उससे रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी क्या उसकी, या उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, नहीं। ठीक है, वो उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी पे ही रहेगा। अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही होती तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता, या कॉस्ट कम हो रही होती तब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा रहेगा, तो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल फीस आपने करी है टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाउ दिस इज ट्रू। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, कहता है सर ऊपर भी तो ऐसा सा पॉइंट था, वहां पे फर्म की फैक्ट्री साइड को था, बेटा वो डिफेंड करने के लिए था। यहाँ पर तो आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो तब आपने कोई लीगल फीस पे करी, जब आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो क्या वहां पर हमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस स्टैंप ड्यूटी चार्जेस का ये चीजें लीगल फीस कुछ पे नहीं करनी पड़ती। तो आप वो एक्वायर कर रहे हो वो पे कर रहे हो तभी तो आपको ओनरशिप का राइट मिल रहा है, तो नाउ दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये खर्चा जरूरी है तभी आपको ओनरशिप मिल पाएगी। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्परेरी हट्स, रिपीटेड पॉइंट है ये तो पता नहीं कितनी बार आएगा आपके सामने। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्परेरी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वर डेमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस इज रेडी। आप कोई भी ट्रू। बिल्डिंग बन रही होती है ना, आप देखना वहां पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है सामान स्टोर करने के लिए, कि उसके अंदर सीमेंट रख दिया, रेता रख दिया, ईंटे उंटे रख दी, ठीक है, सामान रखने के लिए। ठीक है, और जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको डेमोलिश कर दिया जाता है, तो वो बनाना पड़ेगा, वो जरूरी है। ठीक है, तो ये कॉस्ट जो है ये सिनेमा हॉल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, कैपिटलाइज होना चाहिए। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज ट्रू। ठीक है, बोलो बेटा यहां तक क्लियर होता है? Yes, sir. यस सर। सर, हाँ जी। इसके जो इलस्ट्रेशन है उसमें डाउट है। बेटा अभी डाउट्स नहीं, अभी सिर्फ ट्रू फॉल्स ओके पे सर। फोकस करके चलेंगे, किसी इलस्ट्रेशन के अंदर डाउट है मैंने बोला है मैसेज करिए, मैं कॉल करूंगा, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। ओके जिसके सर। भी डाउट्स हैं जस्ट ड्रॉप द मैसेजेस, ऑडियो भेजो, अपने आंसर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो साथ में अपना हैंड रिटन आंसर भेजोगे, अगर थ्योरी के अंदर या किसी वैसे पॉइंट के अंदर डाउट है तो साथ में ऑडियो भेजोगे। ठीक है, आई विल रिवर्ट टू दैट। कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज, अ कंटीजेंट लाइबिलिटी नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कह रहे कंटीजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बेटा गलत, कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है उसको डिस्क्लोज करा जाता है, यस उसको हम फेस ऑफ बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन नोट्स के अंदर आप डिस्क्लोज करते हो कि ये कंटीजेंट लाइबिलिटी हमारी है। बस कंटीजेंट लाइबिलिटी को कब डिस्क्लोज नहीं करा जाता, जहां पर आउटफ्लो की पॉसिबिलिटी जो है ना बेटा वो रिमोट है, आउटफ्लो की ऑफ रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि आपका इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, रिमोट है। सिर्फ तभी नहीं आता कंटीजेंट लाइबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते, अदरवाइज इट इज डिस्क्लोज्ड। प्रोविजन फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, प्रोविजन तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करती है, कंटीजेंट लाइबिलिटी जो होता है वो नहीं मीट कर पाता रिकॉग्निशन क्राइटेरिया।
तो अगेन इस चैप्टर के भी ट्रू फॉल्स आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी एक बार पढ़ी है, आपको पता है कि व्हाट इज अ प्रोविजन, व्हाट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, व्हाट इज अ कंटीजेंट एसेट। इस चैप्टर के अंदर तीन ही टर्म्स है, कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। एंड समटाइम इंस्टीट्यूट सरप्राइज यू। वो कैसे? दे विल आस्क यू दैट क्वेश्चन जो उनको पता है कि बच्चा ये पढ़ के नहीं आएगा, विच हैपेंड इन वन ऑफ द लास्ट अटेम्प्ट, आई थिंक द लास्ट अटेम्प्ट और उससे प्रीवियस में द क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट उसको लिख ही नहीं पाते हैं, क्यों? उनको वैसे तो पता है कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, अगर हिंदी में पूछूंगा बता पाओगे, प्रोविजन पूछूंगा बता पाओगे, वैसे बता पाओगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग यू आर नॉट एबल टू राइट द लैंग्वेज दैट इज रिक्वायर्ड, एंड इंस्टीट्यूट उसमें मार्क्स नहीं देता है। claim that an enterprise is pursuing through the legal process where the outcome is uncertain, it is a contingent liability। ठीक है, अब क्लेम है that an enterprise is pursuing। अब आपने कोई क्लेम डाला हुआ है, ठीक है, यहां पर आपके अगेंस्ट कोई क्लेम फाइल नहीं हुआ है, यहां पर आपने क्लेम डाला हुआ है जिसका आउटकम अनसर्टेन है, तो वो कंटीजेंट लाइबिलिटी होगा या कंटीजेंट एसेट होगा? इट विल बी कंटीजेंट एसेट, एंड दिस वाज आस्क्ड इन माय मॉक टेस्ट पेपर। तो यहां पर क्या आना था? कंटीजेंट एसेट आना था बस। कह रहे व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फर्म विल नीड टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन, दिस गिव्स राइज टू कंटीजेंट लाइबिलिटी। कह रहे जब प्रोबेबल ही हो गया कि पे ऑफ करना ही पड़ेगा आपको ऑब्लिगेशन, तो बेटा वो फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी थोड़ा ना हुई, वहां पर तो फिर आपको प्रोविजन क्रिएट करके चलनी पड़ेगी, तो वहां प्रोविजन आना चाहिए। प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज विच अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट इज टर्म्ड एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। नहीं सर, प्रेजेंट फाइनेंशियल इवेंट जो अराइज हुई है पास्ट इवेंट से वो कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं होता, वो सिर्फ लाइबिलिटी होता है। अगर कोई आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन रही है किसी पास्ट इवेंट के चलते, ठीक है, तो यू नीड टू पे, तो वो आपकी लाइबिलिटी है बेटा। नेक्स्ट आपका आ गया यूनिट नंबर 5 से अकाउंटिंग पॉलिसीज। देयर इज अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सर ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर एक स्टैंडर्ड है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो सीए इंटर लेवल में पढ़ाया जाता है। वहां पर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है जिसमें बोल दिया गया है कि कोई एक सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं है जो एप्लीकेबल हो जाए हर एक एंटरप्राइज में। ठीक है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज लगानी है वो कौन चूज करके चलता है? मैनेजमेंट चूज करके चलती है, मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करती है कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी। ठीक है, देर इज नॉट अ सिंगल लिस्ट ऑफ पॉलिसी जो आप कह दो हर एक सिचुएशन में लग जाएगी, हर जगह लग जाएगी, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इट विल वेरी फ्रॉम द डिफरेंट सिचुएशन पॉलिसीज। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डज नॉट इंपैक्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अरे बिल्कुल ही गलत। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देते हो, ठीक है, आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है, डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज परफॉर्मेंस विल चेंज। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देन वो कहता है अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड एज एंड व्हेन द बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज पर द चॉइस। कह रहे हैं कि आपको चेंज करना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर एज एंड व्हेन द बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज पर देयर चॉइस। नो, आप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। पॉलिसी कैन बी चेंज ओनली अंडर द थ्री सर्कमस्टांसेस। पहला, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, या आपको कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, या फिर आपको लगता है कि पॉलिसी चेंज के चक्कर में मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन वुड बी देयर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज सिलेक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होता है बेटा, देखो अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। प्रूडेंस इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रूडेंस की एप्लीकेबिलिटी है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब कॉस्ट को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, फीफो, वेटेड एवरेज, सो इवन दैट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपका फीफो चूज करना है या वेटेड एवरेज चूज करके चलना है, तो एंटरप्राइज अडॉप्ट करके चल सकती है, क्योंकि ये जो मेथड सेलेक्ट रखे थे इट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। Selection of an inappropriate accounting policy decision will overstate the performance and financial position of the business entity every time. It is not necessary that हमेशा overstate ही होगा, वो अंडरस्टेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी फॉल्स है, बस क्या लिखना पड़ेगा साथ में? ओवरस्टेट एंड अंडरस्टेट। ठीक है, इट कुड अंडरस्टेट और ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस।
बोलो बेटा, क्या यहां तक समझ आया सब? यस यस सर। सर। चलिए यस सर। यूनिट नंबर 6 पे आ जाओ। अब यूनिट नंबर 6 में आ गया हमारा। कह रहे हैं कि देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस। ठीक है, कह रहे हैं 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस हैं। अब इट कुड हैपन कि इसके ट्रू फॉल्स आपको थोड़े से अभी शायद ना समझ में आए, बिकॉज आप लोगों ने ये वाला चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है अभी एक बार भी। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा, इसकी भी मैं अलग से क्या करूंगा, ऑडियोज और रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, प्लीज सुन लेना इसको। ठीक है, फिर आपके ट्रू फॉल्स बड़े आराम से हो जाएंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑन मेजरमेंट बेसिस। सर 4 तो सही है, ठीक है, लेकिन है कौन कौन से? हिस्टोरिकल कॉस्ट है, करंट कॉस्ट है, रिलाइजेबल वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू नहीं सर, चौथा जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो जो 4 बेसिस हैं मेजरमेंट के, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मींस प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? एक्विजिशन प्राइस, कि आपने जिस प्राइस के ऊपर एक्विजिशन करी है उसी को तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। मैंने कोई जमीन ली 2 लाख रुपए में, ठीक है, अब वो जमीन जो है उसकी कॉस्ट 2 लाख है मेरी किताबों में, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज उसकी मार्केट वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू कहीं ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आज शायद उसकी वैल्यू हो सकता है 1 करोड़ हो, बट मेरे को जो कॉस्ट है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, इज द एक्विजिशन प्राइस, वो 2 लाख ही है। As per the future value, the assets are carried at the amount of cash and cash equivalent that could currently be obtained by selling the assets in an orderly disposal. At present value, the liabilities are carried at the value of future net cash outflows that are expected to be required to settle the liabilities in the normal course of the business. ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अब यहां पर बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ हुआ है। दिस शुड हैव बीन फोर्थ, दिस शुड हैव बीन ट्रू फॉल्स नंबर 4। ठीक है, तो यहां तक ये एक ट्रू फॉल्स है, ये चौथा ट्रू फॉल्स प्रेजेंट वैल्यू से है, तो यहाँ नंबरिंग के थोड़ा सा गड़बड़ रह गई है। ठीक है, एंड द फाइल हैज बीन प्रिंटेड, सो आई प्लीज ये मैन्युअली चेंज कर लेना जरा। ठीक है, तो यहां तक है हमारी पहली स्टेटमेंट। एज पर द फ्यूचर वैल्यू कह रहे हैं कि एसेट्स को कैरिड आउट करा जा सकता है। अरे एज पर फ्यूचर वैल्यू नहीं, इट इज द एज पर रिलाइजेबल वैल्यू, कि एसेट को अगर मैं बेचूंगा करंटली तो कितना पैसा मिल सकता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो रिलाइजेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एट प्रेजेंट वैल्यू लाइबिलिटीज आर कैरिड एट द वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज आउटफ्लोज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड टू सेटल द लाइबिलिटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है? आप डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर लेके चलते हो। मैं कह रहा हूं मेरा फ्यूचर में कितना आउटफ्लो होगा, फ्यूचर में कितना आउटफ्लो होगा, आप उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हो कि उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है। ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू हम निकाल के चलते हैं, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, आंसर विल बी डिस्काउंटेड वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट एबीसी परचेज द मशीनरी अमाउंटिंग टू 10 लाख ऑन 1 अप्रैल। 31 मार्च को सिमिलर मशीनरी 20 लाख में खरीद सकते हैं। कह रहे हैं हिस्टोरिकल मशीन कॉस्ट मशीन की 20 लाख है। गलत सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट मशीन की क्या होगी? एक्विजिशन प्राइस विच इज 10 लाख रुपीज। एबीसी परचेज अ मशीन वर्थ रुपीज 10 लाख। कह रहे हैं सिमिलर मशीन 20 लाख में आप खरीद सकते हो। कह रहे हैं करंट कॉस्ट मशीनरी की कितनी है? 20 लाख है। दिस इज ट्रू। करंट कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आज की डेट में अगर आप वो मशीनरी खरीदने जाते हो कितने में मिले, वो करंट कॉस्ट है। तो आज की डेट में 20 में मिलेगी, 31 मार्च को, तो 20 लाख इज द करंट कॉस्ट, करेक्ट है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हैज टू बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दिस इज फॉल्स। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर आप चेंज करके चलते हो तो उसका जो है इफेक्ट जो होना चाहिए वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रोस्पेक्टिव। तो हैज टू बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलें यूनिट नंबर 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Accounting standards are the written policy documents issued by the expert accounting body or the government or other regulatory body governing the concept of the recognition, measurement, presentation, disclosure, and of the accounting transaction and events in the financial statement. This is absolutely true. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं बेटा 4 एस्पेक्ट्स कवर करके चलते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 4 एस्पेक्ट कवर करके चलते हैं। एक रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मेजरमेंट प्रिंसिपल, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट। गलत,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते स्टैट्यूट, स्टैट्यूट विल प्रिवेल ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब क्या है कि अगर लॉ कुछ और बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोल रहा है, तो आप लॉ की बात मानोगे ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डिफिकल्टी इन मेकिंग द चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फॉल्स सर, ठीक है, ये तो वन ऑफ द लिमिटेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। बेनिफिट कहां से हुआ? मैं कह रहा हूं कि अगर आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए मतलब डिफिकल्ट हो रहा है चॉइस, ठीक है, कि दो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल एंड आपको परेशानी हो रही है कि कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो क्या ये बेनिफिट हो सकता है? ये तो एक लिमिटेशन नहीं हो गई कि भाई हमें डिफिकल्टी हो रही है कि भाई कौन सा करके चले, ट्रीटमेंट करके चले। रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर इज लिमिटेशन ऑफ काउंटिंग स्टैंडर्ड। अरे अगर हम क्या कर रहे हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर देके चल रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, तो वो लिमिटेशन थोड़ा ना हुआ, वो तो एक एडवांटेज हुआ। तो आपको इसी तरीके से वो कोई भी पॉइंट दे देगा, कह देगा कि भाई ये लिमिटेशन है। नो, सो यू शुड नो दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के चलते बेटा एक तो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, जैसे जहां पर मल्टीपल या डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अच्छा अगर ये चीज हो रही है तो ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। देन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसको कंपेरेबल बना देता है, क्योंकि अगर हर कोई एक जैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके चल रहा है एज पर स्टैंडर्ड, तो आप कंपैरिजन कर सकते चल सकते हो। दूसरा, वो एडिशनल डिस्क्लोजर के लिए बोलता है, ठीक है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है यूजर्स को। समटाइम्स इन लॉ इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कह देता है कि भाई आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करके चलो जब आप उसको कंप्लाई करके चल रहे हैं इसको। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ASB स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन बेंचमार्किंग। नो सर, ASB स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB क्या मतलब होता है? ASB का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है इसका मतलब। कह रहे देयर इज नो लिमिटेशन टू काउंटिंग स्टैंडर्ड। नहीं सर, ऐसा नहीं है, देयर आर लिमिटेशन टू काउंटिंग स्टैंडर्ड। एक, डिफिकल्ट होता है चॉइस करना बिटवीन द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो स्कोप है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये दो लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, एक डिफिकल्टी होती है चॉइस करने में डिफरेंट ट्रीटमेंट में, दूसरा क्या है, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप इज देयर। ठीक है, सो बेटा ये हमने क्या कर लिया, पूरे चैप्टर 1 के ट्रू फॉल्स कर लिया। अब आओ चैप्टर नंबर 2 पे। कह रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंदर, यूनिट नंबर 1 जनरल एंट्रीज वाला, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के अंदर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्या ये बिल्कुल ट्रू है? बिल्कुल सर, ये ट्रू है। ठीक है, अगर आप देखो आपकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, इधर आपके एसेट्स आते हैं, एसेट्स के अंदर आपके फिक्स एसेट्स आ जाएंगे, करंट एसेट्स आ गए, करंट लाइबिलिटीज आ गई, यहाँ पर आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, और इक्विटी आ गई। तो आई कैन फॉर्म एन इक्वेशन ना कि इक्विटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज किसके बराबर होंगी? फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट ना? तो ये स्टेटमेंट क्या क्या है, ये ट्रू है। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर एन एंटिटी अ डेटर विल बी रिसीवर आफ्टर द सेल ऑफ द गुड्स। करेक्ट, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग डेटर जो है वो रिसीवर है। मुझे बताओ, डेटर रिसीवर होगा या गिवर होगा? गिवर हो। गिवर होगा। तो डेटर तो गिवर। सर गिवर होगा। ठीक है, the rule of the nominal account states that all the expenses and losses are recorded on the credit side. सर nominal के रूल क्या होते हैं? डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gain। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो रूल जो है नॉमिनल अकाउंट का कहता है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होने चाहिए। कह रहे हैं जनरल प्रॉपर जो है वो एक सब्सिडरी बुक है। ठीक है, बिल्कुल सर, जनरल प्रॉपर एक सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इवन कैश बुक को भी हम सब्सिडरी बुक बोल देते हैं, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। जनरल प्रॉपर इज अ बुक जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शन किसी और बुक में नहीं आती वो जनरल प्रॉपर में आ जाती है, जैसे डेप्रिसिएशन। ठीक है, या आपकी क्लोजिंग एंट्रीज। तो जनरल प्रॉपर भी क्या है, एक सब्सिडरी बुक होती है। कह रहे कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। फॉल्स सर, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, बिल्कुल करेक्ट है, परचेज अकाउंट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा जाता है, तो इस वजह से वो एक नॉमिनल अकाउंट है। कह रहे हैं जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट है वो रिकॉर्ड कर जाते हैं P&L में। गलत सर, नॉमिनल अकाउंट्स को P&L में रिकॉर्ड करा जाता है, पर्सनल और रियल अकाउंट्स तो कहां आते हैं? वो तो बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट कंटेन ऑल द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट कंटेन ऑल द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। नहीं सर, नॉमिनल अकाउंट तो नहीं आ सकता। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, रियल अकाउंट हो सकते हैं।
लेकिन नॉमिनल नहीं हो सकते। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही है। कैपिटल अकाउंट एक प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करके चलता है, तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट। जनरल इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिल्कुल करेक्ट। जनरल जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, वाई? बिकॉज ये वो बुक है जिसके अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। यूनिट नंबर 3। ओके, सो यहां पर मिस हो गया है यूनिट नंबर 2। लेजर जो है बेटा मिस हो गया है। ठीक है, लेजर मिस हो गया। तो लेजर बेटा आप लोग अपनी बुक से एक बार प्लीज कर लेंगे ट्रू फॉल्स खुद से। ठीक है, लेजर के ट्रू फॉल्स यहाँ पे मिस हो गए हैं। प्लीज बेटा अपनी बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा। आई विल जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट वन। यूनिट नंबर 3, ट्रायल बैलेंस। प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस का बिल्कुल सही, थर्ड फेज सबसे पहले जनरल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। तो प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग। ये बेसिकली बेस बनता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। ट्रायल बैलेंस फॉर्म द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रू। अभी हमने वही बोला कि ट्रायल बैलेंस के बेस के ऊपर तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, गलत सर। अगर आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है तो वो प्रूफ है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का, वो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है। दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ कि हाँ एक्यूरेसी 100% है। अगर मान लो कंप्लीट ओमिशन हो रखा है तब भी तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, कंपेंसेटिंग एरर है तब भी ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। और ट्रायल बैलेंस विल टेली इन केस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कंपेंसेटिंग एरर्स आर देयर तो ट्रायल बैलेंस विल टेली। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट ओपन इन द ट्रायल बैलेंस परमानेंट अकाउंट, गलत सर। सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो कभी परमानेंट अकाउंट नहीं होता, इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक हमें एरर्स मिल नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? द बैलेंस ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। बोलो क्या कहते हो? द बैलेंस ऑफ द परचेज रिटर्न हैज अ True. क्रेडिट बैलेंस। True. परचेज रिटर्न जो होता है उसका बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है। ठीक है, चलें सब्सिडरी बुक्स पे आ जाओ बेटा। चलिए एवरीवन टू सब्सिडरी बुक्स। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो परचेज बुक होता है उसके अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आती हैं जो आपने गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आपको इंटेंशनली देगा, एक एसेट लिख के दे देगा कि आपने क्रेडिट पे खरीदा है, तो ध्यान रखना उसको परचेज बुक में एंटर मत कर देना। ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज। नहीं सर, देखो मैंने यहां पर ये पॉइंट बोला, नेक्स्ट ही ट्रू फॉल्स वो आ गया। बेटा दिस इज द बेनिफिट, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं ना तो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बोलता जा रहा हूँ एक एक दो दो लाइनें आप ध्यान रख गए, तो अगर कोई नया ट्रू फॉल्स आएगा यू विल एबल टू अटेम्प्ट विद प्रॉपर रीजन। बेटा जो फिक्स एसेट आप परचेज करके चलते हो दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज, बिकॉज इन परचेज बुक ओनली द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अच्छा ये कहाँ रिकॉर्ड करा जाएगा फिर? ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, नो सर, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इट इज द क्रेडिट सेल्स विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, अभी क्रेडिट सेल गुड्स का। सब्सिडरी बुक्स आर known as the books of original entry. You can say it is true, why? क्योंकि सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो मेंटेन करी जाती है एज एन ऑल्टरनेट टू जनरल। बिल रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडरी बुक, बिल्कुल करेक्ट है। बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक भी सब्सिडरी बुक्स ही हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नोन एज द परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल रिटर्न या Sale परचेज return. रिटर्न? सेल रिटर्न Sale होता है, तो return. दिस इज फॉल्स। Purchase of a second hand machinery will be recorded in the purchase book, false। Purchase of second hand will be not be recorded in the purchase book, it will be recorded in the general proper। और अगर कैश में पेमेंट करिए कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। टोटल ऑफ द सेल रिटर्न बुक में बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। बेटा सेल रिटर्न की वजह से क्या सेल्स कम होती है? सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कैन यू रिकॉर्ड पोस्ट द इट टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स? यस यू कैन पोस्ट। आप सेपरेट अकाउंट बना के उसमें पोस्ट करना चाहते हो वैसा कर दो, अदरवाइज आप सेल्स की भी अगर डेबिट साइड में आके पोस्ट कर दोगे इट इज नॉट करेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो गलत नहीं होगा। इफ द सेल्स आर ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। कह रहे हैं अगर सेल्स फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर है तो ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करी जाती है।
करेक्ट बेटा, अगर फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर सेल्स हो रही है तो आप एक स्पेशल बुक मेंटेन कर लेते हो, सब्सिडरी बुक सेपरेटली, सेल्स बुक उसके अंदर रिकॉर्ड कर देते हो इंस्टेड ऑफ रेगुलर जर्नल एंट्रीज, बिकॉज अदरवाइज जनरल बुक विल बिकम वेरी हैवी। कैश बुक एक सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि कैश बुक से आप बैलेंस जो है वो डायरेक्टली आप ट्रायल बैलेंस में लेके जा सकते हो, ठीक है, और कैश बुक के अंदर आप रिकॉर्डिंग डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, तो इट इज ओरिजिनल बुक एज वेल एज, वेल बेसिकली इट इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। लेजर को भी हम प्रिंसिपल बुक बोल देते हैं। टू कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। फॉल्स सर, टू कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक कॉलम भी हो सकता है, उसके अलावा उसके अंदर डिस्काउंट कॉलम भी तो हो सकता है, कैश और डिस्काउंट या बैंक और डिस्काउंट कॉलम भी तो हो सकता है, तो इट इज नॉट नेसेसरी ना कैश और बैंक ही होगा। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नेवर बैलेंस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। जो डिस्काउंट कॉलम होता है, अगर आपको याद हो बेटा, हमने प्रैक्टिकल चैप्टर में भी किया था कि हम डिस्काउंट के कॉलम का हम टोटल जरूर टोटल करते थे, लेकिन हम कभी बैलेंसिंग नहीं करते थे, जो टोटल आता था उसको हम जनरल लेजर के अंदर जाके फिर एंटर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री पास्ट इन द टू कॉलम कैश बुक, कॉन्ट्रा एंट्री सर टू कॉलम कैश बुक एज वेल एज थ्री कॉलम कैश बुक में जो है वो पास हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री पास्ट इन टू कॉलम कैश बुक। अब इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया, देखो मैंने क्या आंसर दिया यहाँ पे कि कॉन्ट्रा एंट्री दो कॉलम और ट्रिपल कॉलम दोनों में हो सकती है पास, जिसमें कैश और बैंक कॉलम है। आपका इंस्टीट्यूट कहता है ये ट्रू है, एक टू कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक कॉलम है वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री पास हो सकती है। देखो कॉन्ट्रा एंट्री कैन बी पास इन टू कॉलम कैश बुक विच इंक्लूड्स बैंक एंड कैश कॉलम्स। नेक्स्ट, इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, इट इज एन ओवरड्राफ्ट, करेक्ट है ये? करेक्ट है बिल्कुल सर। अब कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश बुक के अंदर सर कैश ट्रांजेक्शन आती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आती। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट, सर ट्रेड डिस्काउंट को तो किताबों में कभी रिकॉर्ड ही नहीं करा जाता, इट इज द कैश डिस्काउंट व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, शो नहीं करा जाता बुक्स के अंदर, तो कैश डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट नंबर 6, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। द मेथड ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड, बिल्कुल सही, बिकॉज देयर आर थ्री स्टेजेस जहां पर एरर डिटेक्ट हो सकते हैं। पहला ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो बिफोर ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, और तीसरा आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। सो किस स्टेज के ऊपर गलती पता लगी है उसके ऊपर डिपेंड करता है एरर को कैसे ठीक करते हैं। इन द केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, बेटा अगर कंप्लीट ओमिशन ही है तब तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगा ना, क्योंकि जो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो ना डेबिट में आया ना क्रेडिट में आया, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कह रहे व्हेन द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, अगर ट्रायल बैलेंस के बाद एरर पता लगे हैं तो यस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, तो दिस इज ट्रू। When the purchase of an asset is treated as an expense, it is known as the error of principle. Correct. Error of principle कौन सा होता है? When you have treated a revenue expenditure as an capital expenditure or a revenue receipt as capital receipt and vice versa, तो आपका वो error of principle होता है। ट्रायल बैलेंस एग्री इन केस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। ट्रायल बैलेंस अगर कंपेंसेटिंग एरर है तो एग्री करेगा। when amount is written on the wrong side, it is known as error of principle, no sir it is not error of principle, it is error of commission। अगर बेटा आपने रॉन्ग साइड पे अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी है, तो ये जितने एरर्स होते हैं ये एरर ऑफ कौन से होते हैं? कमीशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द परचेज ऑफ द ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट स्पेंड ऑन द रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, अगर पुराना फर्नीचर खरीदा है तो वो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, ना कि रिपेयर्स में, तो दिस इज फॉल्स। तो यहां पर जो एरर हो गया वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन टू रेक्टिफाई द एरर डिटेक्टेड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहां ओपन करा जाता है रेक्टिफाई करने के लिए? एरर जो डिटेक्टेड हुए हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर? नहीं सर, करंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं, ऑफ कैश। मतलब जो आपके एरर्स पिछले साल हो गए थे, ठीक है, लेकिन आपको न्यू ईयर के अंदर मतलब एरर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, करंट की जगह क्या होना चाहिए? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए या वो ड्राइंग्स में डेबिट होना चाहिए? ड्राइंग्स। Drawings में। If the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are rectified through suspense amount. So यहाँ पर भी बेटा एक गड़बड़ हुई है, this should have been 10, true false। कहना है अगर एरर डिटेक्ट हुए हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो जितने एरर्स हैं वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होंगे, ऐसा नहीं है सर।
ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कंप्लीट ओमिशन वाला एरर है तो उसको थोड़ा सस्पेंस के थ्रू रूट कर दोगे। ठीक है, अगर कंप्लीट ओमिशन था, रिकॉर्डिंग ही नहीं करी हुई थी, तो वहां थोड़ा ना हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एरर सस्पेंस के थ्रू रूट होगा। ठीक है, इसका रीजन भी रह गया होगा। चलिए, बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट जो है, इसके मैं ट्रू फॉल्स आज नहीं करवाऊंगा, इसके ट्रू फॉल्स हम अगली बार करेंगे। सो ये हमारा जो है पेंडिंग चलेगा अभी। बीआरएस को अभी के लिए छोड़ दीजिए। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट के ऊपर, इन्वेंट्रीज के ऊपर आ जाइए। ठीक है, इन्वेंट्रीज के ट्रू फॉल्स भी मैं अगली क्लास में लेके चलूंगा। फॉर इन्वेंट्रीज मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ ये चीज डिस्कस करी थी बिफोर टेकिंग अप द प्रैक्टिकल पार्ट। सो व्हाट आई वांट कि एक बार इन्वेंट्रीज की थ्योरी आप लोग जरा पढ़ेंगे कल। ठीक है, जिसके अंदर आपने एक तो जो मेथड्स हैं एक बार गो थ्रू करके चलने हैं, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन द परपेचुअल एंड, और कौन सा होता था परपेचुअल और बोलो, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक। परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की भी डिफरेंस अच्छे से पढ़ के चलना। तो ये दोनों चैप्टर के ट्रू फॉल्स हम थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन अगेन, इसके ट्रू फॉल्स जो हैं मैं थोड़ा बाद में करवाऊंगा, बिकॉज देर आर सर्टेन चैप्टर्स बेटा जिसके ना मेरे को पहले आपको थ्योरी की ऑडियोज भेजनी है, देन आई वांट टू टेक अप देयर ट्रू फॉल्स। तो ये 3 चैप्टर के ट्रू फॉल्स अभी के लिए हमारे होल्ड पे रहेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आ जाइए। बिल्स पेबल अकाउंट जो है कह रहे हैं वो एक नॉमिनल अकाउंट है, बोलो क्या कहते हैं। बिल्स पेबल क्या एक पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करके फॉल्स। चल रहा है। तो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूडेड इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर प्रॉमिस तो प्रॉमिसरी नोट के अंदर होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर तो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर टू पे इज देयर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। डेज ऑफ रिबेट आर एडेड टू द ड्यू डेट टू अराइव एट द मेच्योरिटी डेट। बेटा डेज ऑफ रिबेट ऐड करे जाते हैं या ग्रेस ऐड डेज करे ऑफ जाते ग्रेस। हैं? ग्रेस। डेज आर एड। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। फेवरेट ट्रू फॉल्स है एग्जामिनर का, पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, हर बच्चे को पता है ये ट्रू है, लेकिन नंबर कितना मिलता है, 2 में से 1। पता है वो 1 नंबर क्यों कट रहा है? क्योंकि वो आपसे सिर्फ 3 वर्ड सुनना चाह रहा है, साथ में कह रहा है ऐड कर दो, बस ये लॉस है किसके लिए, फॉर द ड्रॉ। बस इस बात का वो 1 नंबर काट लेता है, लॉस फॉर द ड्रॉ। तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस फाइल एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर योर एग्जामिनेशन, एंड वेन एवर यू आर नॉट गेटिंग द रीजन करेक्ट, तो उस ट्रू फॉल्स को तो हाईलाइट करके रखो। ठीक है, कि ये ट्रू फॉल्स हमने पेपर से पहले एक बार देख के जाना ही जाना है। फॉरेन बिल इज ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब एक बिल एक कंट्री में ड्रॉ करा गया है और पेबल किसी और आउटसाइड कंट्री है, देन इट इज अ फॉरेन बिल। Promissory note is different from bills of exchange because the amount is paid by the maker in case of former and by the acceptor in the later. Promissory note जो है कहेंगे different है bills of exchange से, because the amount is paid by the maker. Promissory note जिसने पे करना होता है वो बनाता है, तो इट इज करेक्ट, अमाउंट इज पेड बाय द मेकर। ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्टर होता है वो पे करके चलता है, करेक्ट है, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, ए हैज ड्रॉन अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट द सेम एंड एंडोर्स द बिल टू सी। सर ये फॉल्स हो गया। सर बी एंडोर्स ही नहीं कर सकता, ए एंडोर्स कर सकता है। तो ड्रॉर कैन एंडोर्स, तो ए कर सकता है। अ बिल गिवन टू क्रेडिटर इज कॉल्ड एज बिल पेबल। दिस इज ट्रू। एक बिल जो आपने क्रेडिटर को दिया है वो बिल पेबल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बाय प्रोडक्ट्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि बाय प्रोडक्ट की वैल्यूएशन किसके ऊपर होती है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के ऊपर। कह रहे हैं बाय प्रोडक्ट जो होता है बेटा उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है। बाय प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है बेटा, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इफ वी एज कंपेयर टू द मेन प्रोडक्ट, तो उसको जनरली किसके ऊपर मेजर करा जाता है, एनआरवी के ऊपर मेजर करा जाता है। ये पॉइंट हम इन्वेंट्री चैप्टर में भी देखते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अस्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द गुड्स प्रोड्यूस। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बनाया जाता है, यहाँ पर हेडिंग गलत हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। ठीक है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू अस्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द गुड्स प्रोड्यूस। बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि गुड्स प्रोड्यूस के ऊपर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उसका मेन होता है कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या पड़ी है, कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है भी या नहीं है। ठीक है,
if there remain unfinished goods at the beginning and the end of the accounting period, the cost of the unfinished goods is shown in the manufacturing account. बिल्कुल ठीक सर, वर्क इन प्रोग्रेस की बात करके चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर बेटा आप दो तरीके का स्टॉक दिखाते हो, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल, दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, करेक्ट है। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग में ऐड करते हो कितना रॉ मटेरियल आपने परचेज करा, क्लोजिंग लेस कर देते हो। The trading account will show the quantities of the finished goods, raw material and work in progress. It is false. ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर जो होता है, जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं उसकी क्वांटिटी आती है, ठीक है, अगर हम क्वांटिटी का कॉलम बना के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की नहीं आएगी क्वांटिटी, क्योंकि रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस तो कहाँ आता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ओवरहेड इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नो सर, इन तीनों का जो टोटल होता है उसको मैंने आपको बताया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। ओवरहेड के अंदर तो क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटरप्राइज एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। बेटा ट्रेडिंग वाले थोड़ा ना मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर एंगेज है वो बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, अब यहां पर नॉन होना चाहिए था, सर्टेन टाइपिंग मिस्टेक, बट ठीक है। The income statement shows either the net profit or loss for the period for a particular period। कह रहे हैं कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो क्या दिखा के चलती है, नेट प्रॉफिट या लॉस दिखा के चलती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। बोलो क्या कहते हो सर, ट्रू। इनकम स्टेटमेंट या आप कह लीजिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे मुझे पता लगता है कि कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एक्सचेंज ऑन एसेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सर, जो गेन होता है ऑन द सेल और एक्सचेंज ऑफ द एसेट्स उसको हम बिजनेस का रेवेन्यू नहीं मानते, रेवेन्यू नहीं मानते, क्योंकि रेवेन्यू जो होता है वो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर होता है, ठीक है। तो इसको हम ना कैपिटल रिसिप्ट की तरह बेटा बेसिकली ट्रीट करके चलते हैं। और जो लेकिन जो गेन और लॉस का जो अमाउंट होता है, मतलब जब आप किसी एसेट को बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं, जो अमाउंट होता है वो बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट है आपके लिए। बट जो गेन या लॉस होता है वो आप पी&एल में दिखा के चलते हैं, ओनली यू रिकॉग्नाइज द गेन और लॉस। द सैलरी पेड इन द एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस because it neither reduces assets nor increase liability। Sir, this is false। Salary paid in advance, prepaid salary is an asset, it increases the asset, ठीक है, it rather increases the asset। so this is your statement is false। Salary paid in advance is not an expense। ओहो सॉरी 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 बच्चों, देखो गड़बड़ हो गई, एक वर्ड में मिस आउट कर गया, नॉट बोला मैंने शायद, बट बैक ऑफ द माइंड आई जस्ट मिस द वर्ड नॉट। सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सैलरी पेड इन एडवांस तो एसेट होता है। तो मैंने बोला तो ठीक, लेकिन मैंने जल्दबाजी में यहां पर क्या फॉल्स बोल दिया था। बेटा दिस इज द थिंग जो एग्जामिनेशन हॉल में होती है, वहां आपने स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कई बार ये नॉट एक वर्ड जो है ना, तीन अल्फाबेट्स NOT आंसर चेंज कर देते हैं। A loss is an expenditure which does not bring any benefit to the concern। बिल्कुल सर, लॉस जो है वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कोई बेनिफिट या गेन लेकर नहीं आता है कंसर्न के लिए। ऑल द लाइबिलिटीज विच बिकम ड्यू फॉर पेमेंट विद इन द ईयर आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अरे जो ड्यू फॉर पेमेंट विद इन अ ईयर है वो लॉन्ग टर्म होगी या करंट लाइबिलिटीज होंगी। The term current asset is used to designate the cash and other assets or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within 1 year। This is absolutely correct। ठीक है, इसके अंदर कैश आ जाएगा और वो सारे एसेट्स आ जाएंगे जो एक्सपेक्टेड है रियलाइज हो जाएंगे विद इन अ ईयर या कंज्यूम हो जाएंगे। एन एसेट विच गिव्स राइज टू द एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड एंड टू एन एक्सपेंस व्हेन इट इज कंज्यूम्ड। एसेट जो होता है कहेंगे वो राइज देता है एक्सपेंडिचर को। जब बेटा आप एक एसेट खरीदते हैं, ठीक है, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है। लेकिन जब आप एक एसेट जो है उसको क्या करके चलते हो, पुट टू यूज करते हो, तब क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। आपने कोई मशीनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आपने मशीनरी पुट टू यूज करी, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलते हो, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलते हो। If the balance of the account on the debit side of the trial balance where the benefit has already expired, then it is treated as an expense। डेबिट साइड के ऊपर कोई बैलेंस है किसी अकाउंट का जिसका बेनिफिट ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका हुआ है, क्या वो एक्सपेंस होगा? बिल्कुल सर, वो क्या होगा, एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट।
एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप सेल्स में सीओजीएस लेस करते हैं। डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, देन द बैलेंस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस ग्रॉस लॉस। है? यहाँ पर लॉस होना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू द सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। बेटा प्रोविजन का बैलेंस डेबिट डेटर्स अकाउंट में होता है या प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट। Provision for discount on creditor is often not provided, keeping in the principle of conservatism. That is absolutely correct. ठीक है। जो आपका प्रोविजन होता है ऑन द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मतलब क्या हुआ उसका कि अगर मैं क्रेडिटर को अर्ली पेमेंट करता हूं तो मुझे इतना डिस्काउंट मिल सकता है। हम कभी भी बुक्स में वो क्रिएट नहीं करते प्रोविजन। क्यों नहीं करते? इट इज ड्यू टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। द डेट रिटर्न ऑफ एज बैड इफ सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड आर क्रेडिट टू डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में रिकवर्ड करा जाता है या वो बैड डेट रिकवर्ड में जाता है? ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डेबिट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड क्रेडिट इनकम अकाउंट। अगर इनकम एडवांस में मिल गई है मुझे, तो क्या वो मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं हो गया? उल्टा नहीं लिख दिया इन्होंने, इनकम शुड बी डेबिटेड एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस शुड बी क्रेडिटेड। बेसिकली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो लाइबिलिटी के अंदर आना चाहिए, यस और नो? प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ यस। पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। अरे प्रोप्राइटर की बात हो रही है, प्रोप्राइटर के केस में अगर प्रीमियम पे करे उसकी लाइफ पॉलिसी के ऊपर, तब तो वो ड्रॉइंग्स नहीं है क्या? डेप्रिसिएशन Yes. अकाउंट अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू पी एंड एल। ये बताओ जरा, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन अगर मान लो पी एंड एल के अंदर आ रहा, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो क्या पी एंड एल में आएगा? करेक्ट। अगर डेप्रिसिएशन आपका ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इट मींस ऑलरेडी डेप्रिसिएशन टू एसेट एंट्री हैज बीन पास्ड। तो एसेट की वैल्यू ऑलरेडी आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो उसको सिर्फ पी एंड एल में लेके जाओगे। पर्सनल परचेज इंक्लूडेड इन द परचेज डे बुक आर एडेड टू सेल्स अकाउंट इन द ट्रेडिंग अकाउंट। पर्सनल परचेज परचेज डे बुक के अंदर इंक्लूडेड है, कह रहे हैं सेल्स अकाउंट के अंदर ऐड कर देंगे। गलत सर, उसको हम क्या करते हैं, परचेज में से कम करके चलते हैं एज में और ड्रॉइंग्स में लेके जाते हैं। मेडिसिन गिवन टू द ऑफिस स्टाफ बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द मेडिसिन विल बी डेबिटेड टू द सैलरी अकाउंट। सर दिस इज ट्रू। अब यहां पर बेटा ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। बेटा देखो, स्टाफ को इंप्लॉइज को कोई भी बेनिफिट दिया, दैट शुड गो इन द सैलरी। गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए? डेबिट। डेबिट। पक्का? यस। गलत। इट शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। हाँ तो कैपिटल सर में चलो कैपिटल ड्राइंग, अकाउंट में तो ड्राइंग्स डेबिट ही में तो होगा। फर्क पड़ेगा, ड्राइंग्स में तो फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पर आंसर देने के दो तरीके, मतलब दोनों ही करेक्ट है, आंसर देने के दो तरीके। अगर मैं यहाँ पे क्रेडिट के एंगल से चलना चाह रहा हूं तो क्रेडिट होना चाहिए किस अकाउंट में? परचेज अकाउंट में। अगर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू आंसर देना चाह रहे हो, फिर क्या आ जाएगा? डेबिट आ जाएगा। समझ आ गया? दोनों करेक्ट है। Closing stock if appears in the trial balance, then closing inventory is then not entered in trading account, it is only shown in balance sheet. बेटा अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इट मींस इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, मींस ऑलरेडी एडजस्टेड परचेजेस है, तो हम उसको सिर्फ बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। तो ये आपके बेटा देखा है तो मॉड्यूल 1 के बेटा मैंने सारे ट्रू फॉल्स जो हैं वो डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है। सो ट्रू फॉल्स का जो फर्स्ट सेशन है हम यहां तक रखेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप जो 3 चैप्टर्स मैंने नहीं करवाए हैं, या आई विल बी टेकिंग अप फर्स्ट मॉड्यूल 2, देन आई विल टेक अप दोस। ठीक है। 60 पेजेस की फाइल थी, वी हैव रीच अप टू 8 पेज नंबर 18। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1/3 हमने कर ली। आई होप बेटा सबको ट्रू फॉल्स जितने अब तक जितने हम लोग डिस्कस करे हैं, आई होप क्लियर हो गए हैं।